क्या आपने कभी सुना है कि आसमान खा गया या धरती निगल गई? लेकिन धरती पर एक ऐसी जगह है जहां पर यह क्लेम किया गया है कि यहां सचमुच में यही होता है। ये जगह नॉर्थ अटलांटिक ओशन के वेस्ट रीजन में है। यूएसए के स्टेट फ्लोरिडा से लेके पोर्टो रिको आइलैंड और बरमूडा के बीच में है, और ये तीनों मिलकर ट्रायंगल बनाते हैं। इसीलिए इसे बरमूडा ट्रायंगल कहा जाता है। इस जगह में जो भी इंसिडेंट्स हुए हैं, इसीलिए इसको और भी नाम दिए गए हैं, जैसे कि डेविल्स ट्रायंगल, द लिंगो ऑफ द लॉस्ट। अब बात यह है कि ये जो एरिया है, इसके बारे में बात होना कब से शुरू हुई। 1950 में ये जो एरिया है, इसके बारे में बात होना शुरू हुआ, जो कि मीडिया ने नोटिस की थी उस टाइम में। लेकिन इससे पहले उस एरिया का कोई भी नाम नहीं था। एरिया का नाम तब पड़ा जब विंसेंट ग्रिस ने अगोसी मैगजीन पब्लिश की, और उस मैगजीन में उन्होंने कहा फ्लोरिडा के पास एक एरिया है जहां कुछ अजीब घटनाएं हो रही है। उन्होंने जब ये आर्टिकल लिखा तब उन्होंने इस एरिया यानी कि इस ट्रायंगल को थे डेडली बरमूडा ट्रायंगल का नाम दिया। उसके बाद से तब से लेकर आज तक उस एरिया को बरमूडा ट्रायंगल का ही नाम पड़ गया। और इस बरमूडा ट्रायंगल की सबसे बड़ी दिक्कत थी कि कभी कंपास खराब हो जाता, कभी रेडियो का सिग्नल नहीं मिलना, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की रीडिंग फ्लक्चुएट करने लगती थी। और ये तो था ही, पर आसमान में से प्लेन और समुद्र से शिप्स भी गायब होने लगी थी। और सबसे बड़ी बात कि उनमें जो लोग मौजूद होते थे वो भी गायब होने लगे थे, और गायब भी इस तरह से होते थे, चाहे आदमी हो या शिप, उनका छोटा सा टुकड़ा भी नहीं मिलता था। इन इंसिडेंट्स के बाद लोगों ने अलग अलग चीजें बोलना चालू कर दी कि यहाँ एलियन एक्टिविटीज होती है या फिर इल्यूमिनाटी। कुछ का कहना था कि सी मॉन्स्टर है। आपने सुना ही होगा कि ऑल ओवर वर्ल्ड में बरमूडा ट्रायंगल पर जितनी भी मूवीज बनी है, किसी भी टॉपिक पर नहीं है। 1888 में एक शिप था एलेन ऑस्टिन। ये इंग्लैंड से न्यूयॉर्क के लिए निकलता है। 2 से 3 दिन ट्रैवल करने के बाद इस शिप का जो कप्तान था, जिसका नाम ग्रिफिन था, वो एक अनप्लान्ड शॉर्टकट लेता है ताकि वो जल्दी पहुंच जाए। लेकिन ये बरमूडा ट्रायंगल के पास से गुजरता है। जैसे ही बरमूडा ट्रायंगल के पास से गुजरता है, उसे एक शिप दिखता है जो कि अजीब मूवमेंट कर रहा होता है। कप्तान ने कई बार उनसे कम्युनिकेट करने की कोशिश की, पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया उनसे। शुरू में तो ये डर रहे थे। कप्तान ने कुछ टाइम बाद कुछ लोगों को भेजा ये चेक करने के लिए कि बोट रिस्पॉन्स क्यों नहीं कर रही। उस बोट में पहुंचने के बाद हर कोई शॉक हो गया। वो पूरी बोट खाली थी, ना कप्तान था, ना पैसेंजर था, ना बोट डैमेज थी। पूरी तरह से सही सलामत बोट थी। उसके बाद वो बोट अपने साथ न्यूयॉर्क ले जाने की सोचते हैं, ताकि वहां जाकर उसकी जो अथॉरिटी होगी तो उसको इन्फॉर्म कर देंगे, ताकि अगर कोई इलीगल एक्टिविटी अगर हो तो उसे ट्रैक कर जा सके। उसके बाद वो बोट को अपने साथ लेके चलते ही एक तूफान आता है। कुछ देर के लिए जो बोट थी वो गायब हो जाती है। जैसे ही तूफान शांत होता है, बोट फिर से दिखाई देने लगती है। सभी लोग शॉक होकर उस बोट को लेकर चिंता कर करके उसको वहीं छोड़ के चले जाते हैं। और नेक्स्ट डे हर तरफ ये कहानी फैल जाती है। एक और बोट थी जिसका नाम था मेरी सेलेस, जो नवंबर 1872 न्यूयॉर्क से इटली के निकालना था। और ये जो शिप थी उस पे बहुत सारे लोग थे, लेकिन जब ये शिप बरमूडा ट्रायंगल के पास से जाती है, उसकी थोड़ी देर बाद ये गायब हो जाती है। उसको बहुत ढूंढा जाता है पर कहीं भी दिखाई नहीं देती। लेकिन करीब एक मंथ के बाद 4 दिसंबर 1872 को ये शिप बरमूडा ट्रायंगल के पास तैरता हुआ दिखता है। जिन्हें ये शिप दिखता है वो लोग इसको इन्फॉर्म करते हैं। उसके बाद रेस्क्यू टीम को लोकेशन पर भेज दिया जाता है।
लेकिन सबसे हैरानी की बात ये होती है कि पूरी शिप में एक भी आदमी दिखाई नहीं देता है। पूरी की पूरी शिप वैसे की भी दिखाई देती है और डिनर टेबल पर खाने की प्लेट्स में खाना भी वैसे का वैसे ही पड़ा होता है। लेकिन कप्तान, क्रू और पैसेंजर एक सब के सब गायब होते हैं। आज की डेट तक ये पता चल नहीं पाया कि ये लोग गए कहाँ। उसके बाद 5 दिसंबर 1945 को 5 फाइटर प्लेन्स का एक ग्रुप नेविगेशन और प्रैक्टिस के फ्लोरिडा से निकलता है। इस ग्रुप को नाम दिया गया था फ्लाइट 19। पूरे ग्रुप में सारे ट्रेनी थे और एक सीनियर थे जिनका नाम था चार्ल्स। इनकी ट्रेनिंग का ये राउट था कि ये फ्लोरिडा से निकलेंगे, वह से एक जगह है चिकन रॉक। वहां बम ड्रॉप करने के बाद ग्रैंड बोहम से होकर वापस बेस पर रिटर्न आना होता है। उस पर्टिकुलर टाइम पर वेदर क्लियर होता है, लेकिन उसके 2 घंटे के बाद वेदर फिर से खराब होता है और उनके लीडर चार्ल्स ये डिसाइड करते हैं कि वो टास्क पूरा नहीं करेंगे, वापस लौट जाएंगे। चार्ल्स देखते हैं ही उनका कॉम्पास खराब हुआ होता है, तो वो दूसरा कंपास देखते वो भी खराब हुआ है। वो टीम से भी कोऑर्डिनेट करते हैं, सबके कॉम्पास खराब हुए होते हैं। उसके बाद उन्हें पता चलता कि वो डायरेक्शनलेस थे। उनको ढूंढने के लिए एक और एयरक्राफ्ट भेजा जाता है, वो भी गायब होता है। उसका लास्ट मैसेज ये था कि 100 फुट की ऊंचाई पर कुछ जलता हुआ दिखाई गया है और उसके बाद ये भी गायब हो जाता है। क्रिस्टोफर कोलंबस जो थे, उनकी बुक में तक ये लिखा हुआ है कि वो जब यूरोप से निकालकर बरमूडा ट्रायंगल की तरफ जाते हैं तो उनका जो कंपास था उसने काम करना बंद कर दिया था। वो रास्ता भटक गए थे। कोलंबस जब जब ट्रैवल करते थे तो डायरी में जरूर लिखते थे। उन्होंने 1492 में ये लिखा था कि कंपास काम नहीं कर रहा है और यहाँ पर कैंडल की तरह लाइट स्काई से दिखाई दे रही है। ब्रूस जर्नॉन एकलौते ऐसे आदमी है जिन्होंने बरमूडा ट्रायंगल सर्वाइव किया है। ब्रूस बाहामास से फ्लोरिडा रेगुलर ट्रैवल करते थे, जिनमें उनको 1.5 घंटा लगता था। लेकिन एक बार ये बरमूडा ट्रायंगल से ऊपर 10,000 फुट की ऊंचाई से प्लेन उड़ा रहे थे। वेदर एकदम क्लियर था, ना कोई रैन थी ना कोई थंडरस्टॉर्म था। लेकिन सडनली घने बादल आ गए। वो काफी देर तक आते रहे, थोड़ी देर के लिए नहीं बल्कि काफी देर के लिए, और इतना घना अंधेरा हो गया कि सूरज की एक रोशनी तक दिखाई नहीं दे रही थी। उनका नहीं कॉम्पास काम कर रहा था और ना प्लेन के कोई इंस्ट्रूमेंट्स। उन्हें ऐसा लग रहा था कि कोई एक्सटर्नल फोर्स उनको कंट्रोल कर रहा है। ग्राउंड पर जो टीम थी उनको लोकेशन मिलना तक बंद हो गई थी, लेकिन वो रुके नहीं, वो कंटिन्यूअसली प्लेन को चलाते रहे। वो बदल थोड़ी देर बाद हर गए, वो ग्राउंड से कनेक्ट करते हैं। लेकिन हर कोई शॉक था कि प्लेन 45 मिनट में फ्लोरिडा पहुंच कैसे गया, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। 250 माइल्स की डिस्टेंस थी, 1.5 घंटे में पूरी होनी चाहिए थी और प्लेन के मॉडल के अनुसार वो 180 माइल्स पर आके मैक्स स्पीड का था। प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं था। उन्होंने फ्यूल भी चेक कर, वो भी जैसे का जैसा था और आगे चल के उन्होंने इस पर किताब लिखी। लेकिन दोस्तों, ये सब कहानी सच है या झूठ, आइए समझते हैं। यहाँ कॉम्पास क्यों खराब होते हैं? सुनिए, देखिए कि कंपास में आप जब भी नॉर्थ की डायरेक्शन चेक करते हो तो वो अर्थ जियोग्राफिकल नॉर्थ से थोड़ा अलग की ओर डायरेक्शन दिखाता है। इसीलिए अर्थ के 2 पोल सिस्टम है, एक मैग्नेटिक पोल सिस्टम जो कंपास दिखाता है और दूसरा जियोग्राफिक पोल सिस्टम जो कि अर्थ की एक्सिस ऑफ रोटेशन पर बेस्ड है। इसी को हम ट्रू नॉर्थ भी कहते हैं। अर्थ पर कुछ ऐसी भी जगह है जहां एक्चुअल नॉर्थ दिखाता है। जिस जगह पर ये नॉर्थ दिखता है उसे एगोनिक लाइन कहा जाता है। ये जो एगोनिक लाइन है ये चेंज होती रहती है, लेकिन काफी सालों से इसका सेंटर बरमूडा ट्रायंगल पर सिचुएटेड है। इसी वजह से इस एरिया में कंपास दिक्कत करता है और गलत डायरेक्शन दिखाता है। फ्लाइट 19 की बात करें तो उसमें भी ह्यूमन एरर था। कंपास की वजह वो रास्ता भूल गए और फ्यूल खत्म हो गया था।
आज की डेट ये सारी चीजें सुनाई नहीं आती, क्योंकि आज की डेट में मॉडर्न सोनार, रडार, जीपीएस की वजह से ये सारी चीजें सुनाई नहीं देती है। यहाँ शिप्स डूबने का कारण मीथेन हाइड्रेट की फील्ड है। जब मीथेन का इरप्शन होता है तो वो पानी से मिलके बड़े बड़े बबल्स बनाता है, जिससे पानी की डेंसिटी कम हो जाती है। और नॉर्मली जिस हिसाब ये शिप्स बने हुए होते हैं, दे कांट सर्वाइव एंड डूब जाते हैं। वहां पर हरिकेन्स भी बहुत आते हैं। ये भी एक वजह है एक्सीडेंट्स की। बरमूडा ट्रायंगल में कई रीजंस की वजह से एक्सीडेंट्स होते हैं। इसमें कई सारी चीजें हैं। 2016 में यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो साइंटिस्ट की टीम ने सैटेलाइट इमेजेस ली थी बरमूडा ट्रायंगल की। यहाँ पर उन्हें हेक्सागोन शेप के क्लाउड दिखे जो कि हमें नॉर्मली नहीं दिखते हैं। हेक्सागोन क्लाउड एक एयरबॉम्ब की तरह एक्ट करते हैं और एयरक्राफ्ट पे 175 मील पर आवर की स्पीड से हिट कर सकते हैं, जिससे पूरा एयरक्राफ्ट कोलैप्स करता है। साइंटिस्ट्स की रिसर्चेस के बाद ये सब सामने आया कि ये सब ह्यूमन एरर, अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन और बैड वेदर की वजह से हुई एक्सीडेंट्स है। तो सारे मिथ्स का राज यही है। लोगों ने बरमूडा ट्रायंगल को बड़ा चढ़ा कर रखा था। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू।